नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 13 जून 2024 को अपने परम मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 21 अगस्त तक रोहिणी में ही गोचर करेंगे। इसके बाद नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे। पुनः 28/11 को वक्री अवस्था में रोहिणी में गोचर करेंगे और 11 अप्रैल तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे और इस तरह से लगभग 7.25 महीने तक देवगुरु का गोचर रोहिणी नक्षत्र में ही होगा। गुरु जैसे ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में इतने लंबे समय का गोचर हम सभी जातकों को किस तरह प्रभावित करेगा, इस नक्षत्र का मतलब क्या है, किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, अंत तक अवश्य देखिएगा। सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और किसी भी ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। गुरु जब रोहिणी में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अब थोड़ा रोहिणी नक्षत्र के बारे में भी बात कर लें। रोहिणी नक्षत्र एक बहुत सुंदर, सौम्य और बैलेंस्ड नक्षत्र है और रोहिणी में चंद्रमा को उच्च का स्थान प्राप्त है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। इस नक्षत्र में हम मेंटली और इमोशनली, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा रोहिणी के नक्षत्र हैं ब्रह्मा, देवता हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा इस सृष्टि के सर्जक हैं, क्रिएटर हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक शक्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र का सिंबल है बैलगाड़ी, जिसे 2 बैल खींच रहे हैं। प्राचीन समय में बैलगाड़ी ट्रेड और कॉमर्स का सिंबल होती थी और वृषभ राशि में गुरु का गोचर है और वृषभ राशि का सिंबल भी बैल है। अब बैल तो मजबूती और शक्ति का प्रतीक होता है, बिना रुके काम करने वाला, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढालने वाला और कोई अड़चन आ जाए तो उसको कुचलकर आगे बढ़ने का गुण, ये सब बैल में होता है। और ये सभी गुण वृषभ राशि में भी हैं और रोहिणी नक्षत्र में भी हैं। रोहिणी नक्षत्र कृषि को, कृषि उत्पादों को, लॉजिस्टिक्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, होटल एंड टूरिज़्म को, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री को शो करता है। सभी सुंदर पदार्थ, चाहे वस्त्र हों, कमोडिटीज़ हों, आभूषण हों, जेम्स, ज्वेलरी हों, सभी को रोहिणी नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। और गुरु जब इस नक्षत्र में आएंगे तो इन सभी क्षेत्रों का विकास होगा, इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वृषभ राशि जिस तरह से पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों को शो करता है, वही सारे गुण रोहिणी में भी हैं। अब पृथ्वी क्या है? हर वस्तु को धारण करने की क्षमता होती है पृथ्वी में, होल्डिंग कैपेसिटी होती है पृथ्वी में। और वैसे ही रोहिणी नक्षत्र सुंदर और मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करने का नक्षत्र है। आपकी समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाने का नक्षत्र है। एक बहुत ही कल्याणकारी नक्षत्र है और इस नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु हम सभी का कल्याण ही करेंगे। लेकिन यही रोहिणी अगर नेगेटिवली एक्ट करता है तो व्यक्ति के डिज़ायर्स को, इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है, बहुत अधिक भौतिकतावादी बना सकता है।
और गुरु तो चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। तो इस गोचर काल में आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा। धन की इच्छा कहीं इतना ना बढ़ जाए कि नैतिक अनैतिक का ध्यान ही ना रहे, इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है। गुरु जब रोहिणी में आएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगा। कृषि से जुड़े सभी उद्योग धंधे प्रगति करेंगे। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में वृद्धि होगी। रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। समुद्री यातायात, ट्रेन ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। एयरपोर्ट्स के नेटवर्क में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी समृद्धि और संपन्नता में भी वृद्धि होगी। तो रोहिणी नक्षत्र में गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु के गोचर संबंधी कुछ उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु पराक्रम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 12वें भाव, धन के भाव और सुख के भाव पर पड़ेगी। अब 8वां भाव तो खराब भाव होता है, दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का। लेकिन अष्टम में गोचर करते हुए आपके लिए देवगुरु बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। क्यों? इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को कमज़ोर करते हैं, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव को मजबूत करते हैं, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र करते हैं। ये देवगुरु की विशेषता होती है। तो अष्टम भाव को कमज़ोर करेंगे। दूसरी बात, तुला राशि एक ऐसी राशि है, सभी 12 राशियों में केवल और केवल तुला राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे के स्वामी होकर 8वें में गोचर कर रहे हैं। तो विपरीत राजयोग का लाभ आपको मिलेगा, यानी अष्टम भाव के जो शुभ फल हैं, शुभ प्रभाव हैं, उसमें वृद्धि होगी। गुरु के अष्टम भाव में गोचर का सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि जो परेशानियां, जो कष्ट आप पिछले लंबे समय से झेल रहे थे, उन परेशानियों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और आने वाले 1 वर्ष तक गुरु अष्टम में ही रहेंगे और आपको हर तरह की परेशानी से राहत देंगे। दूसरी बात, अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और यहाँ पर गुरु का गोचर आपको कुछ ऐसा धन दिला सकता है, कुछ ऐसे धन की प्राप्ति आपको हो सकती है जो आपका पैसा डूब चुका था, जिस पैसे को आप भूल चुके थे, उस तरह का धन आपको मिल सकता है। या अचानक से किसी ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी जहाँ से आपने सोचा भी ना हो। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रुता। 12वें पर दृष्टि है, 12वें भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। तो पहला कार्य, स्वास्थ्य आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा, जो आपके फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे वो समाप्त होंगे, उन पर रोक लगेगी। तीसरा, आपके कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर अगर कुछ जातकों के लग रहे थे तो उनसे आपको राहत मिलेगी। चौथा, कोई पुराना कर्ज आपको अगर परेशान कर रहा था तो उन कर्जों से भी आपको राहत मिलेगी।
और छठवां, किसी तरह का कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, उनसे भी आपको राहत मिलेगी इस गोचर काल में। कुंडली का 8वां भाव बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रहस्यमयी भाव है। गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का, रिसर्च का भाव ये होता है। आपकी लॉन्जिविटी, आपकी आयु का भी ये भाव होता है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए गुरु का गोचर वरदान से कम नहीं है। किसी गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, अत्यंत अनुकूल समय है आपके लिए। आप इंश्योरेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, आप सब के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर के फील्ड में हैं, माइनिंग सेक्टर में हैं, तो ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। 12वें भाव पर दृष्टि है। आप में से कुछ लोग काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। लंबी यात्राओं का योग बनेगा। जिन जातकों का विदेशों से किसी भी तरह का संबंध है, व्यापारिक संबंध है, राजनयिक संबंध है, शैक्षिक संबंध है, सेवा संबंधी संबंध है, आपके लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा और आप अपने परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर भी जा सकते हैं। 8वां भाव रिसर्च का होता है और अपने काम से संबंधित ज्ञान अर्जित करने का बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। ये अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को सीखने का भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। ध्यान रहे कि इस गोचर काल में ससुराल पक्ष से अपने संबंध बना करके रखिएगा। जितना ही आपके संबंध ससुराल पक्ष से मजबूत होंगे, उतना ही आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। देवगुरु की दृष्टि दूसरे भाव धन के भाव पर पड़ेगी। कुंडली का दूसरा भाव धन का संचय, परिवार, आपका भोजन, वाणी, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर है देवगुरु का। चंद्रमा है आपका मन। इस समय आपका पूरा फोकस परिवार पर और धन के संचय पर होगा। परिवार को लेकर किसी तरह की कोई समस्या लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप जॉब में हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हर तरफ से आपकी इनकम में वृद्धि होगी। चारों तरफ से धन आएगा और धन का भंडारण होगा। गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा हमारा मन होता है, तो आपका मन पूरी तरह से इस बात पर फोकस्ड होगा कि किस तरह से धन प्राप्त हो। पैतृक संपत्ति के रूप में भी आपको धन मिल सकता है या किसी पैतृक संपत्ति को बेचकर संपत्ति विवाद सुलझाएंगे और उससे धन मिलेगा। आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं तो फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आय के नए नए अवसर मिलेंगे। आपके द्वारा पहले किए गए इन्वेस्टमेंट इस समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देंगे। चाहे आपने शेयर में निवेश किया हो, गोल्ड में निवेश किया हो, बैंक एफडी में लगाया हो पैसा या अन्य कोई निवेश किया हो, हर निवेश आपको अच्छा रिटर्न देगा इस समय और निवेश करने के नए नए आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। कुछ लोग इस गोचर काल में अचल संपत्ति भी क्रय करेंगे क्योंकि चौथे भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। कीमती सामान, जेम्स, ज्वेलरी, इन सब को भी आप खरीदेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है। आपकी वाणी में आकर्षण होगा। आपकी वाक्पटुता, वाक चातुरी से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी बातों से कन्विंस होंगे, इससे आपके काम बनेंगे। पूरे वर्ष आपको अच्छा भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन का ध्यान रखिएगा, फैट बढ़ सकता है। देवगुरु की नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव सुख का भाव कहा जाता है
और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि आपके लिए हर तरह से शुभ फल देगी, क्योंकि चौथे भाव में गुरु आपकी कुंडली में किसी भी अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करते हैं। काल पुरुष कुंडली में चौथा भाव कर्क राशि का होता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर है, इसलिए चौथे भाव पर दृष्टि गुरु की चौथे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। सुखों में वृद्धि होगी। चौथा भाव आपका घर, आपका घरेलू वातावरण होता है, मन होता है आपका मन शांत रहेगा, घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, धन का आगमन होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, माता से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। आपके मित्र समाज के प्रभावशाली व्यक्ति होंगे और उनसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गुरु शिक्षा के कारक हैं और सुख के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शिक्षा से सुख प्राप्त होगा, यानी छात्रों के लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। चौथे भाव से प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, पब्लिक कॉन्टैक्ट से संबंध रखते हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं, उन सभी के लिए ये गोचर बहुत अच्छा होगा। धन तो आएगा ही, प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का रोहिणी में आना अत्यंत शुभ फल लेकर आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ रोहिणी नक्षत्र से संबंध में। आप उन उपायों को करते रहिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु के गोचर का सबसे बड़ा उपाय है भगवान भोले शंकर की आराधना। ओम नमः शिवाय की एक माला का जप अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, जल अर्पित कीजिए, दुग्ध अर्पित कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र मजबूत होगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र को मजबूत करना है तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें, साथ ही साथ अपने जीवन साथी के माता पिता को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें। अगर आप विद्यार्थियों की मदद करते हैं, उनको पुस्तकें दिलवाते हैं या धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं, तो इन सब कार्यों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे उपाय हैं ये। रोहिणी नक्षत्र प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप वृक्ष लगाते हैं, वृक्षों को जल देते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, तो बहुत अच्छा फल मिलता है आपको रोहिणी नक्षत्र का। गायों की सेवा करना, गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाना, ये सब उपाय भी रोहिणी नक्षत्र को बल देने वाले हैं। तो इस गोचर काल में ये जो भी उपाय आप कर सकें वो करिएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर का।